नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च पैथोलॉजी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। इधर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो डाल नहीं पाया, अत्यधिक व्यस्तता के कारण। कुछ विद्यार्थियों की मांग थी कि फांसीवाद के ऊपर वीडियो बनाइए, तो प्रस्तुत है इटली में फांसीवाद के ऊपर एक वीडियो। तो आज का जो विषय है चर्चा का वो है इटली में फांसीवाद, सिद्धांत व उदय के कारण, अर्थात व्हाट इज फासिज्म, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। दोस्तों, इसके पहले की चर्चा प्रारंभ करें, आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ अपने कमेंट भी अवश्य किया करें। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। फांसीवाद शब्द जो है उसको कई नामों से जाना जाता है। कभी फांसीवाद कहते हैं, कभी फासिस्टवाद कहते हैं, अंग्रेजी में फासिज्म कहते हैं। तो फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति वास्तव में फेसियो शब्द से हुई है, FASCIO, फेशियो शब्द से हुई है। और ये लैटिन भाषा के शब्द फासेज, FASCES, फासेज से बना है। यानी इसका जो अर्थ होता है वो होता है छड़ों का गट्ठर, बंडल ऑफ रॉड्स। तो दो विश्व युद्धों के बीच में फांसीवादी विचारधारा का उदय हुआ और धीरे धीरे इसका विकास हुआ, और फांसीवादी सिद्धांत का अत्यधिक बोलबाला रहा दो विश्व युद्धों के बीच में, क्योंकि यूरोप में अनेक देशों में इसी सिद्धांत के आधार पर राज्य का संगठन किया गया था। अतः फांसीवादी सिद्धांत क्या है, फांसीवाद क्या है, इससे परिचय होना हमारा आवश्यक है। तो जैसे हमने ये कहा कि फांसीवाद जो है वो एक राजनीतिक सिद्धांत है, और ये शब्द जो है वो मुसोलिनी द्वारा गठित संगठन और शासन की विचारधारा के लिए प्रयोग किया गया। गैथर्न हार्डी ने इसे सर्वाधिकारवाद या सर्वसत्तावाद के रूप में वर्णित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। राज्य द्वारा समस्त मानवीय गतिविधियों का पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में रखने की जो अवधारणा होती है वो सर्वसत्तावाद कहलाती है। तो फासिस्टवादी सिद्धांत का मुख्य तत्व उसकी राज्य की, उसके तत्व, उसके कार्य और उसके उद्देश्यों की कल्पना है। तो फासिज्म के लिए राज्य जो होता है वो निरपेक्ष होता है, व्यक्ति और समूह सापेक्ष होते हैं। तो मुसोलिनी का विश्वास था कि राज्य के सामने व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं होती है। तो मित्रों, फासिस्टवादियों का कहना था कि औपचारिक सिद्धांत लोहे की जंजीरों के समान होते हैं। अब जैसे इतिहासकार जेंटाइन ने लिखा था कि फासिज्म मेजनी के आदर्शवाद तथा 19वीं शताब्दी के मध्य इटली के रिसार्जमेंटों के युग की ओर प्रत्यागमन है। तो अगर हम जेंटाइन के विचारधारा की व्याख्या करें तो हम ये देखते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार फांसीवाद की प्रवृत्ति एक धर्म युद्ध की तरह है। उसका उद्देश्य इटली तथा उसके शासन को गौरवपूर्ण बनाना है। आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उसकी समस्त नीतियां उस ध्येय की प्राप्ति के लिए साधन मात्र हैं। रोफो ने फासिज्म को नागरिक जीवन की नूतन कल्पना कहा, और साथ ही साथ एक शक्तिशाली परिवर्तनवादी या परिवर्तनकारी आंदोलन तथा एक नवीन संस्कृति का उन्नायक माना और उसी रूप में उसको प्रस्तुत किया। एक अन्य मत के अनुसार फांसीवाद का उदय इटली के समाजवादियों के देशद्रोह, उदारवादियों के व्यक्तिवाद, राजनीतिज्ञों के उदासीन राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में हुआ। अर्थात
ऐसा माना जाता था। कुछ इतिहासकार ये समझते हैं कि इटली में जो फांसीवाद का उदय हुआ उसके लिए मुख्य रूप से जो अन्य राजनीतिक विचारधाराएं थी वो जिम्मेदार थी। तो फांसीवाद का जो सिद्धांत है उसकी विशेषताओं की ओर हम चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो फांसीवाद सामूहिक कल्याण के लिए एक दल एवं एक नेता की सत्ता में विश्वास करने वाला सिद्धांत था। मित्रों, फांसीवाद को मानने वाले लोग जो थे वो सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करते थे और इसी प्रक्रिया के तहत मुसोलिनी राष्ट्र का प्रधान कमांडर बन गया था। उसने अपनी आत्मकथा में मेरा आदेश, मेरा निर्णय, मेरा पथ प्रदर्शन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि शासन में उसकी सर्वोच्च शक्ति का द्योतक है। मतलब ये जब वो मेरा शब्द का प्रयोग करता है कि मेरा आदेश, मेरा पथ प्रदर्शन, मेरा मार्गदर्शन, मेरा निर्णय, तो इससे ये पता चलता है कि सत्ता पे उसका पूरा का पूरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मित्रों, तो फासिस्टवादी लोगों का जो उद्देश्य था वो राज्य सत्ता की और राष्ट्र की सारी शक्तियों को ड्यूस जिसे कहते थे, यानी जो मुसोलिनी था उसके अधीन रखना था। मुसोलिनी कहता था कि फासिज्म का मूल सिद्धांत है कि सत्ता की मर्जी के मुताबिक ही राष्ट्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वशक्तिमान होता है और इसमें सब बातों का समावेश हो जाता है। यानी राष्ट्र में ही सब बातों का समावेश होता है, सब कुछ राष्ट्र के अंदर ही है और राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है और राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता। तो फांसीवाद का दावा है कि राष्ट्र का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है, अतः व्यक्तियों के लिए या समूहों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की फांसीवादी विचारधारा में कोई गुंजाइश नहीं है। व्यक्ति का उसी हद तक राष्ट्र में स्थान है जहाँ तक उसका हित और राष्ट्र का हित एक हो, और जब तक व्यक्ति राष्ट्र के अनुकूल काम करता रहता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अगर वो राष्ट्र के विपरीत कोई काम कर रहा है तो फिर वहाँ परेशानी हो जाती है। तो फांसीवादी राज्य सर्वसत्तात्मक राज्य होता है और उस पर एक ही राजनीतिक दल का आधिपत्य होता है। ऐसे ही राष्ट्र आप दूसरे देशों में भी देख सकते हैं इस तरह के राष्ट्र। अब जैसे रूस में आप देख सकते हैं कि रूस में साम्यवादियों के अधीन जो राष्ट्र था वो इसी तरह का था, एक ही पार्टी के अधीन था। इसी तरह से जर्मनी में हम देख सकते हैं कि जो नाजीवादी पार्टी का शासन था जो कि हिटलर के अधीन था। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह फांसीवाद जो है वो व्यक्तिवाद का विरोधी है, यह बात स्पष्ट है। इसमें राष्ट्र सर्वशक्तिमान होता है, राष्ट्र का स्वरूप ही सर्वव्यापक होता है, अतः व्यक्ति के लिए स्वतंत्र काम करने की इसमें गुंजाइश नहीं होती। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो फांसीवाद जो है वो लोकतंत्र या जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। मुसोलिनी का कहना था कि फांसीवाद जनतंत्र के संसार का घोर विरोध करता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता था मुसोलिनी की ऐसे संसार का जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मौलिक सिद्धांतों से अभी तक चिपका रहना चाहता है, उसका हम विरोध करते हैं। फांसीवाद यह नहीं मानता कि बहुमत को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव होता है और बहुमत से जो दल सत्ता में आता है उसी की सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर फांसीवाद बहुमत के शासन को नहीं मानता। यह संख्या के स्थान पर गुण को ज़्यादा महत्व देता है, अर्थात गुण की प्रतिष्ठा करता है। इसका मानना था फासिस्टवादी, आप कह सकते हैं कि फासिस्टवाद में विश्वास रखने वाले लोग जो थे उनका ये मानना था
कि राज्य का अ, स्वरूप जो है वो कुलीन तंत्री होना चाहिए, क्योंकि कुछ विशिष्ट गुणों वाले व्यक्ति ही राष्ट्रीय हितों को समझ सकते हैं और उसके अनुसार प्रभुता जनता के बजाय राष्ट्रीय राज्य में होती है। तो राज्य सत्ता अपनी प्रकृति के कारण ही केंद्रीभूत और दमनकारी होती है। तो जनतंत्र हम ये देखते हैं कि जो फांसीवादी लोग हैं, जो फांसीवाद का जो राजनीतिक दर्शन है, वो जनतंत्र के मूल सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। और अब इसमें जो फांसीवादी शासन का जो प्रमुख होता है, उसे ही माना जाता है कि वही जो है वो सब कुछ होता है, उसी के हाथ में सारी सत्ता होती है, और साथ ही साथ जो है अ, लोगों की इच्छा उसी में सन्निहित होती है। यानी जो फांसीवादी शासन का प्रमुख होता है। इसी तरह से मित्रों, उन दिनों जब से रूस में क्रांति हो गई 1917 ईस्वी में, तब से मार्क्सवाद का बोलबाला काफ़ी हो गया था। उसके पहले भी समाजवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो फांसीवाद का जहाँ तक संबंध है, फासिज्म जो है वो मार्क्स के समूहवाद और साम्यवाद का भी विरोधी था। मुसोलिनी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को सही नहीं मानता था और उसको कोई महत्व नहीं देता था। उसका ये कहना था कि अ, अ, रूस में क्रांति के बाद पूंजीपतियों और जागीरदारों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, जो कि उचित नहीं था। मुसोलिनी के विचार में यदि देश के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर काम करें, तो राज्य की काफ़ी भलाई हो सकती है और राष्ट्र काफ़ी ऊंचा उठ सकता है। तो फांसीवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखकर पूंजीपति, जमींदार, मजदूर, किसान सबके ऊपर समान रूप से नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि अ, सबका समान रूप से विकास हो सके। अब व्यापार वाणिज्य का जहाँ तक संबंध है, तो फांसीवाद जो है वो अ, मुक्त व्यापार और उदारवाद का भी विरोध करता है, और ये लेसे फेयर की नीति को बहुत ही खतरनाक मानता है। कहता है लेसे फेयर की नीति जो है वो सही नहीं है, उससे बहुत नुकसान होता है। फांसीवाद का कहना था कि आर्थिक शिथिलता के कारण ही बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अतः आर्थिक व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से मित्रों, अ, फांसीवाद जो है वो बुद्धिवाद का भी विरोधी है और साथ ही साथ तर्कवाद का भी विरोधी है। फांसीवाद के अनुसार राज्य जो कहे वही ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र को अपने नेता की जो उसका ये कहना था कि फांसीवाद में जो अ, फांसीवादी शासन को मानने वाले लोग जो होते हैं, वो अपने नेता की आज्ञा को अ, मानना पड़ता है उनको। यानी आंख मूंद करके वो अपनी नेता की आज्ञा को उनको मानना चाहिए। नेता तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि भावना के आधार पर जनता से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह से दोस्तों, फांसीवाद में एक खास बात और है कि अब जैसे आप देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की बात चारों ओर होने लगी थी। राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और ये हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया में शांति हो, सारे देश आपस में सहयोग करें। लेकिन फांसीवाद विश्व शांति के विचार से सहमत नहीं था, बल्कि वो शांति के बजाय युद्ध को ज़्यादा अच्छा मानता था। युद्ध के द्वारा अ, मनुष्य की जो सारी शक्तियां हैं वो जागृत रहती हैं, और संसार में वही राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जो बहादुरी के साथ, वीरता के साथ और बहुत धैर्य के साथ युद्ध में संलग्न हो सकते हैं। तो इसीलिए फांसीवाद
संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संघों को भी अपने सिद्धांतों के अनुकूल नहीं मानता है, उनको अपने प्रतिकूल मानता है। इसीलिए फांसीवाद में आप दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फांसीवाद साम्राज्यवादी भावना का पोषण करता है, या साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसी विचारधारा का पोषण करता है। और फांसीवाद मत्स्य न्याय में विश्वास रखता था। राष्ट्रों को, यानी कि मत्स्य न्याय का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसे मत्स्य न्याय कहा जाता है। तो राष्ट्रों के शांतिपूर्ण सहजीवन में वो विश्वास, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में या शांतिपूर्ण सहजीवन में फांसीवाद विश्वास नहीं करता था। डूचे का कहना है कि चिर शांति की कामना एक बेतुकी बात है और इसका हमारे सिद्धांत एवं प्रवृत्ति के साथ कोई तालमेल नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों, फांसीवाद का जो सिद्धांत है वो आपके समझ में आ गया होगा। फांसीवाद में राष्ट्र को ही देवता मान लिया जाता है और एक प्रकार से उसी की पूजा की जाती है। ये ईसाई धर्म के विरुद्ध है। और फासिस्ट रियासत में हम ये देखते हैं कि सारी शक्तियां जो होती हैं वो ड्यूस में, या जो फांसीवादी शासन का प्रमुख होता है उसी में नियत होती हैं। तो इस तरह से मित्रों, फांसीवादी जो लेखक हैं, फांसीवादी लेखकों का दावा है कि बिना फांसीवादी सिद्धांतों को अपनाए देश का विकास नहीं हो सकता है और देश का विकास करने के लिए बहुत सारे इस तरह के समझौते करने पड़ेंगे। तो ये तो हम लोगों ने बातचीत की फांसीवाद के सिद्धांत के ऊपर। मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं कि इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे। और फांसीवाद, तो देखिए, इटली में फांसीवाद के उदय के लिए और उसके विकास के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, और इनके विकास में बहुत सारे ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम कह सकते हैं कि केंद्रीय भूमिका निभाई। और जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में और जर्मनी जैसे देशों में बड़ा गहरा असंतोष था। और जो ये असंतोष जो होता है, ये बहुत सारी परेशानियों का जनक होता है, या बहुत सारे परिवर्तनों का जनक होता है, हम कह सकते हैं। और जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अक्सर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों में व्याप्त असंतोष का लाभ उठाती हैं। इटली में भी बहुत सारे असंतुष्ट लोग थे, बहुत अतृप्त लोग थे, बहुत बेचैनी फैली हुई थी समाज में प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो इसका फ़ायदा उठाया मुसोलिनी ने, और उसने आ, इस असंतोष को और भी खाद पानी दे करके और बढ़ाया, और अपने लिए जो है उसने फिर धीरे धीरे, हम कह सकते हैं कि फांसीवाद की फसल उसने काटी। तो फांसीवाद के उदय के लिए, जैसे हमने अभी बात की, प्रथम विश्व युद्ध की में जो इटली की जो भूमिका थी, हालांकि इटली विजेता देशों में खड़ा था, उसके बावजूद भी इटली को निराशा ही मिली। तो प्रथम विश्व युद्ध से उपजा जो नैराश्य था, वो फांसीवाद के उदय का एक बड़ा कारण था, क्योंकि उसके बाद से इटली में एक तरह का असंतोष, क्षोभ और निराशा की भावना फैली हुई थी। और एक तरह से आप कह लीजिए कि पूरे तोल मोल के बाद भी विश्व युद्ध में जो मित्र राज्य थे, वो उन्होंने इटली के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो कि एक विजेता देश के साथ करना चाहिए था। तो इसीलिए जो है, यहीं से हम कह सकते हैं कि फांसीवाद की नींव पड़ गई थी। युद्ध के बाद अपने को विजेताओं की पंक्ति में खड़ा पाया इटली ने, किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को निराशा हाथ लगी।
इटली का कहना था कि फ्रांस को तो कई तरह के पुरस्कार मिले, लेकिन उन्हें क्या मिला। उसे लगता था कि जीत तो हुई, किंतु शांति लुप्त हो गई, संपन्नता लुप्त हो गई, संतोष लुप्त हो गया। वर्साय की संधि के उपरांत इटली की जनता में और घोर निराशा हुई, क्योंकि वो जर्मनी का क्या हश्र हुआ था वो देख रहे थे, और साथ ही साथ वो मित्र राष्ट्रों को जो कि इटली का मित्र होने का दम भरते थे, उनको धोखेबाज समझने लगे। साथ ही साथ जनता जो थी वो इटली की सरकार को आ, सरकार से भी नाराज थी। उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उससे जनता नाराज थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपना पक्ष शांति सम्मेलन में सही ढंग से रख नहीं पाए। देखिए, असंतोष का जो दूसरा प्रमुख कारण था, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। देखिए, कि सरकार जो थी वो अस्थिर सरकार थी इटली में। प्रजातंत्र इटली में हालांकि लोकतांत्रिक शासन था, लेकिन उसको अस्थिरता से गुजरना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के काल में मुसोलिनी को सत्ता हथियाने तक इटली के में बहुत उठापटक करनी पड़ी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए मुसोलिनी के आने के पहले। इस काल में बहुत सारे लोग जैसे सैलांड्रा, ऑरलैंडो, नित्ती, गियोवन्नी गियोलित्ती, इवानो बोनोमी और लुइगी फैक्टा इत्यादि क्रमशः प्रधानमंत्री बने और हटे। और हालांकि राजा विक्टर एमेनुअल तृतीय ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काफ़ी लंबा समय बिताया, 1900 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक, परंतु शासन के जो प्रमुख थे उनमें बार बार बदलाव होता रहा, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। और इसी अस्थिरता ने, इसी अव्यवस्था ने, इसी असंतोष ने, इसी क्षोभ ने, इसी निराशा ने फासीवाद के लिए जमीन तैयार की। मित्रों, इस असंतोष को आर्थिक कारणों ने हवा दी, और आर्थिक विपन्नता ने इस असंतोष को और बढ़ा दिया। महायुद्ध के कारण इटली को जनधन की अपार क्षति हुई थी, और इटली के ऊपर बहुत सारा विदेशी कर्ज हो गया था। युद्ध में वो इसलिए शामिल हुआ था कि युद्ध के बाद उसको काफ़ी लाभ होगा, किंतु जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसको घोर निराशा हुई। इटली के सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, जिससे राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो गई थी। सिक्के का मूल्य गिर गया था। बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर हो गई थी। युद्ध के बाद बहुत से सैनिक और श्रमिक बेरोजगार हो गए थे, बेकार हो गए थे। और ऐसी असंतोषजनक संधि के कारण राष्ट्र जो था वो हतोत्साहित था, जो पेरिस में संधियां हुई थी। तो मित्रों, इसके साथ ही साम्यवाद का प्रचार बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, जिससे कि जो सत्ताधारी लोग थे वो आतंकित थे। इटली में चारों तरफ अराजकता फैल रही थी, और सरकार जो है वो उस अराजकता को दबाने में या उस अराजकता को कम करने में सफल नहीं हो रही थी। असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बेरोजगारी से त्रस्त और भूखी जनता को एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो कि तत्काल उनकी समस्याओं का हल निकाले। चर्च, सामंतों एवं उद्योगपतियों को भी एक समाजवाद विरोधी और शक्तिशाली सरकार चाहिए थी। मुसोलिनी का इन्हीं परिस्थितियों में अभ्युदय हुआ, जो कि फेसियो नामक संगठन का नेता था। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल जो थे वहाँ के, उनमें परस्पर वैमनस्य था, और साथ ही साथ शासन अकर्मण्य था। राजनीतिक जोड़ तोड़ का काफ़ी बोलबाला था। आर्थिक दुरावस्था की बात हमने की। और हम बात करते हैं थोड़ा सा मुसोलिनी के बारे में। मुसोलिनी ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, किंतु आगे चल कर के वो एक कट्टर साम्यवादी बन गया। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। और 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब तक उसकी विचारधारा जो है वो
वो एकदम बदल चुकी थी। और उसने एक सैनिक के रूप में विश्व युद्ध में भाग लिया, 2 वर्ष तक वो एक सिपाही के रूप में लड़ा। और इस समय वह अंध देशभक्ति में डूबा हुआ था और इटली को यूरोप का प्रथम श्रेणी का और इटली को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के सपने देखा करता था। उसने कहा कि उदारवादी लोकतंत्र एक प्रकार की विलासिता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो फांसीवाद था वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, उसकी आलोचना करता था, बहुमत वाली सरकारों की आलोचना करता था। तो लोकतंत्र जो था वो उसका वो विरोध करता था मुसोलिनी, जो कि उसका ये कहना था कि लोकतांत्रिक शासन जो है वो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे धनी देशों में ही संभव है, किंतु इटली जैसे गरीब देश में ये संभव नहीं है। उसने कहा कि इटली को नेतृत्व एवं अनुशासन की आवश्यकता है। इटली की लोकतांत्रिक सरकार जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन में असफल हो चुकी थी, इसलिए इटली वासियों का दिल टूट गया था और वो उसे लोकतंत्र को लोकतंत्रवादी शासन को अभिशाप समझते थे। और इसीलिए लोगों ने मुसोलिनी जैसे व्यक्ति में विश्वास व्यक्त किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उदासीन होने लगे। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में मुसोलिनी सोरेल के श्रमिक संघवादी शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रभावित था और उसके प्रभाव में वह सामान्य हड़ताल और वर्ग संघर्ष का पक्का हिमायती बन गया था। विश्व युद्ध के बाद उसने इस सिद्धांत का त्याग कर दिया, किंतु एक सिद्धांत जैसे कि सीधी कार्रवाई आदि को उसने अपनाए रखा। मित्रों, 1 अगस्त 1922 को एक व्यापक हड़ताल की घोषणा हुई और यह फासिस्टों के लिए ईश्वर द्वारा उत्पन्न एक महान अवसर सिद्ध हुआ। प्रमुख सेवाओं को मुसोलिनी ने अपने हाथ में ले लिया और फासिस्टों ने 24 घंटे के अंदर हड़ताल समाप्त कर दी। तो इस प्रकार सहज ही इटली की जनता का फासिस्टों ने आप कह सकते हैं विश्वास जीत लिया। मुसोलिनी ने प्रचार तंत्र पर बहुत ज़्यादा बल दिया था और उसे प्रिंट मीडिया का अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उसने प्रिंट मीडिया का खुल करके उपयोग किया। इतिहासकार लैंगसम अपनी पुस्तक वर्ल्ड सिंस 1919 में लिखते हैं कि फासिस्टों ने पैम्फलेट, समाचार पत्र, पुस्तकों और भाषणों का उपयोग करके एक प्रबल प्रोपेगेंडा अभियान चलाया, देशभक्तों को यह समझने के लिए कि केवल वे ही इटली की सुरक्षा, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। तो मतलब देशभक्तों को यह समझाने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का उपयोग किया, पैम्फलेट्स का, पत्रों का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, भाषणों का, और उन्होंने जन भावनाओं को भड़का दिया, उनको उद्वेलित कर दिया और साथ ही साथ जन भावनाओं का शोषण करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुसोलिनी भी हिटलर की तरह बहुत ही ओजस्वी वक्ता था और उसकी जो बोलने की जो कला थी, वक्तृत्व क्षमता थी, वो बहुत उच्च कोटि की थी। तो फांसियों द्वारा गढ़ी गई इस काल्पनिक मुक्तिदायी छवि ने फांसीवाद के उत्कर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तो मित्रों देखिए, फांसीवाद जो था वो फांसी दल को एक कह सकते हैं कि सैनिक अनुशासन की भांति, जैसे सेना में अनुशासन होता है उसी तरह का अनुशासन जो है उसने अपने दल में स्थापित किया। मुसोलिनी ने अपने स्वयं सेवकों को ऊपरी और मानसिक स्तर पर सैनिक स्वरूप प्रदान किया। फांसी दल के सदस्य जो है वो एक उनके लिए एक गणवेश होता था जिसको वो धारण करते थे और उन्हें सैनिक परेड करनी पड़ती थी, कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था और स्वयं मुसोलिनी जो कि उनका ड्यूस या मुख्य कमांडर था वो भी इसका अनुपालन करता था। तो इस तरह से कठोर अनुशासन ने हम ये कह सकते हैं कि युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और फांसीवादियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। तो किसी भी आंदोलन के लिए,
किसी भी दल के लिए, किसी भी अ, राजनीतिक पार्टी के लिए संयोजक सूत्र की आवश्यकता होती है। और फांसी दल को मुसोलिनी के रूप में एक बहुत ही चतुर नेता मिल गया था, जैसे नाजी दल को अ, हिटलर के रूप में एक नेता मिला था, उसी तरह से। तो उसमें कुछ जन्मजात गुण था, आप कह सकते हैं कि वो एक जन्मजात नेता था। जनता से अनुरोध करने की कला जानता था वो, प्रत्युत्पन्नमति था, बहुत जल्दी निर्णय ले लेता था, तेजी से कार्य करने वाला व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, बहुत गतिशील था, उसमें संगठन करने की अद्भुत क्षमता थी, अनुशासन स्थापित करने की अद्भुत क्षमता थी। और तो इस तरह से फासिस्ट दल के जन्म से लेकर के उसको सत्ता के द्वार तक पहुंचाने में सबसे अधिक अगर किसी की भूमिका रही तो वह स्वयं मुसोलिनी की ही भूमिका रही। मित्रों, 28 अक्टूबर 1922 को जब इटली की सरकार और कमज़ोर हो चुकी थी, तब मुसोलिनी ने अपने अनुयायियों के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया और सार्वजनिक कार्यालयों, पोस्ट ऑफिसों, रेलवे, टेलीग्राफ दफ्तर आदि पर अधिकार कर लिया। और ये सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सरकार के सामने अब इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक दिन बाद सम्राट की ओर से मुसोलिनी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। तो यह घटना 30 अक्टूबर 1922 को हुई और उसके बाद से 24 जुलाई 1943 को अपने पतन तक मुसोलिनी इटली का निर्विवाद शासक बना रहा। तो इस तरह से मित्रों, आपके समझ में आ गया होगा। अब छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें बताना संभव नहीं है, फिर भी फांसीवाद जो है वो, मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी सरकार का गठन हुआ, फांसीवादी सरकार की स्थापना हुई। इससे लोकतंत्र को चोट पहुंची। जो समस्त लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं उनका फांसीकरण कर दिया गया, विपक्षियों विरोधियों का दमन कर दिया गया। एक उग्र राष्ट्रवादी और युद्ध करने वाली मनोवृत्ति के साथ ये पार्टी सामने आई। इसने हर चीज़ बदल दी, नए तरह की आर्थिक व्यवस्था लागू की, नए तरह की राजनीतिक व्यवस्था आई, शिक्षा वगैरह का फांसी करण किया जाने लगा। इसी तरह से कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी घटी, हमें देखते हैं कि नस्लीय भेदभाव किया गया। और तो आतंक के राज्य की स्थापना एक तरह से कर दी गई, क्योंकि सत्ता का जो, जैसे हमने कहा कि सर्वसत्तावाद था इसका जो मुख्य सिद्धांत था, तो इसलिए अगर कोई इसका विरोध करता था तो विरोधियों का बुरी तरह से दमन किया जाता था। तो उम्मीद है कि मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। और भी जिन विषयों पर आपको वीडियो चाहिए बताइए। आगे चल के मुसोलिनी के गृह नीति और विदेश नीति के ऊपर जल्दी ही नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।